नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक अच्छा 12वीं के अंग्रेजी विषय का पेपर लेके आ गया हूँ, जो कि आपको आपके 8 तारीख के पेपर में देखने को मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आपको स्ट्रेटेजी बना के बताऊँगा कि कैसे आपको 12 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर देना है। आज जिस पेपर से मैं आपको पूरा का पूरे स्ट्रेटेजी और आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा वो है सेट ए से। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ही पूरा देखना है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही 12th क्लास से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के द्वारा आपसे आपके लिए मिल सके। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार आपको देखिए, कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सेट आपके 4 सेट में पेपर आएंगे, ए बी सी डी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कोई भी सेट से पेपर आए, आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। फिर यहाँ पर यूनिक कोड देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका विषय लिखा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। यहाँ पर आपका अंग्रेजी का पेपर है तो वहाँ पर इंग्लिश लिखा रहेगा। फिर नीचे आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे। जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो हो जाएंगे 15। फिर टोटल टाइम रहेगा आपका, वो हो जाएगा 3 घंटे का। और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके अंग्रेजी के पेपर में, वो रहेंगे 80। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपका पेज 2 से सेक्शन ए चालू हो जाएगा। आपके 4 सेक्शन आएंगे इंग्लिश के पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में आपका रीडिंग रहेगा, सेक्शन बी में आपका राइटिंग रहेगा, और सेक्शन डी में आपका वो सेक्शन सी में आपका ग्रामर रहेगा, सेक्शन डी में आपका टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके 4 सेक्शन आएंगे, चारों की तैयारी आपको अच्छे से करना है। पहले हम सेक्शन ए की तैयारी करेंगे। कैसा आपका सेक्शन ए आएगा ये देखिए आप पहले। ये है रीडिंग का। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न 1 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर पूरा पैसेज आपको देखने को मिल जा रहा है ना। ये पैसेज पूरा का पूरा दिया गया है। फिर इनके क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। ये कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। ये 10 क्वेश्चन है आपके पूरे 10 मार्क्स के लिए, सब में एक के लिए एक एक मार्क्स है। तो देखिए, जो आपके पेपर में जो पैसेज आएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर भी पूछ ली जाती है आपसे, और थोड़े वर्ब हो गए या फिर अल्टरनेटिव ऐसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो इन सबको कैसे करना है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपके पास पूरा पैसेज है। सबसे पहले आपको इसको रीड करना है। आप रीड कैसे करेंगे मैं आपको पूरा रीड करके बता रहा हूँ, है ना। The Gita is not an aristic work, it is a great religious poem. The deeper you dive into it, the richer the meaning you get it. Being meant for the people at large, there is a pleasing repetition. तो गीता है वो कोई सूत्र साधारण एक बुक या काम नहीं है। वो क्या है, एक धर्म की कविता है, बहुत मतलब महान धर्म की कविता। जितना गहरा आप गीता में डूबते जाएंगे, उसके पढ़ते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आप उसको मतलब कि पाएंगे, उसकी महत्वता को समझेंगे, उसकी महानता को समझने लग जाएंगे। हर एक इंसान के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्लीजिंग रिपीटेशन में मिलता है। विथ एवरी एज द इम्पोर्टेंट वर्ड विल कैरी न्यू एंड एक्सपेंडिंग मीनिंग्स। हर एक समय में वो जब गीता आप पढ़ेंगे, हर एक समय में महत्वपूर्ण वर्ड जो अपने लिए एक अलग और डिफरेंट वर्ड कैरी मतलब कि इम्पोर्टेंट वैल्यूज कैरी करता है। और हमेशा वो जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उसको समझेंगे, वो तो ज़्यादा एक्सपेंड होगी, उसकी मीनिंग मतलब बढ़ते जाएगी। बट इट्स सेंट्रल टीचिंग विल नेवर वरी। मगर जो उसकी सेंट्रल जिसके लिए उसको लिखा गया है, जो कविता मतलब कि जो हम बोल रहे हैं गीता जिसके लिए है, वो उसका सेंट्रल पॉइंट कभी क्या हटेगा नहीं। दी सीकर इज एट लिबर्टी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ट्रेजर एनी मीनिंग ही लाइक्स सो अस टू अनेबल हिम टू इन्फोर्स इन हिज लाइफ दिस सेंट्रल टीचिंग। जो सीकर है, जो उसको पढ़ रहा है, जो देख रहा है, उसके पास ये आज़ादी है। वो जो खजाना उसे मिल रहा है गीता को पढ़ के या उसके देख के मतलब समझ के, वो उसके पास एक आज़ादी है। उसको जहाँ चाहे वैसे समझ सकता है, उस तरीके से अपने ज़िंदगी में उसको धारण कर सकता है। नॉर इज़ द गीता अ कलेक्शन ऑफ डूज एंड डोंट्स। वॉट इज़ लॉफुल फॉर वन मे बी अनलॉफुल फॉर अनदर।
जो गीता है वो डू और डस के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि क्या धर्म है और क्या धर्म नहीं है। वॉट मे बी परमिसेबल एट वन टाइम और इन वन प्लेस मे नॉट बी सो एट अनदर टाइम एंड इन अदर प्लेस। उसमें बोला गया है कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जो एक समय में मंजूर दी गई है और कौन सी जगह में दी गई है, और कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसकी परमिशन नहीं है और किस जगह, किसी भी जगह में नहीं, मतलब नहीं है। डिज़ायर फॉर फूड इज़ द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन, मतलब कि डिज़ायर के मतलब फल की कामना करना, ये क्या है, एक गुनाह है। डिज़ायर लेसनेस इज़ अ ऑब्लिगेटरी, डिज़ायर लेस रहना मतलब कि कभी भी फल की चिंता ना करना, ये आपके लिए कंपलसरी है, हमेशा याद रखिए। दी गीता है संग दी प्रेसेस ऑफ नॉलेज, जो गीता है वो हमेशा प्रेसेस मतलब कि प्रेसेस हमेशा गुणगान करता है किसका, ज्ञान का। एक संगीत मतलब गाता है, बट इट इज़ बियॉन्ड दी मार इंटेलेक्ट, मगर ये सब मात्र इंटेलेक्ट के लिए नहीं, उससे बियॉन्ड, उससे बहुत आगे की और है। It is essential address to the heart and capable of being understood by the heart। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि आप एड्रेस यानी कि समझे कि इसे अपने दिल से समझना है, और ये इसी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने दिल के तरीके से। Therefore the Gita is not for those who have no faith। ये उनके लिए गीता जो है, जो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास कोई आस्था नहीं है, कोई फेथ नहीं है। दी ऑथर मेक्स कृष्णा सेस, तो यहाँ पर मैं जैसा दिया गया है एट इज मैं पढ़ दूंगा, आपको खाली सुन लीजिएगा, है ना, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा हिंदी में। डू नॉट entrust this treasure to him who is without sacrifice, without devotion, without the desire for this teaching, and who denies me. On the other hand, thus who will give this precious treasure to my devotees will by the fact of the service assuredly reach me, and thus who being free for malice will with faith absorb this teaching, shall having attained freedom live where people of true merits go after that। ये किसने कहा है, लॉर्ड क्रिस्टन ने बोला, जिसने क्या बताया है, जितने गीता लिखे हैं इसमें ऑथर बोल रहा है ना, तो ऑथर यानी लिखना वाला होता है, ये बताने वाला। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया दी गीता इज ब्लैंक, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए एन एफ्रोस्टिक वर्क, अ ग्रेट रिलीजियस पोएम, अ पेट्रियोटिक सॉन्ग, अ ग्रेट नॉवल। तो इसमें देखिए कुछ स्टूडेंट होंगे जो क्या समझेंगे गीता इज एन एफ्रोस्टिक वर्क, तो यहाँ पर नॉट बोल दिया, गीता इज नॉट एन एफ्रोस्टिक वर्क। इसमें क्या बोला गया, इट इज़ अ ग्रेट रिलीजियस पोएम, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का, आ ग्रेट रिलीजियस पोएम। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए दी गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन आपके दी ओल्ड पीपल, दी चिल्ड्रन, एवरी एज, दी पीपल एट लार्ज, दी यंग पीपल। तो इसमें आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा एवरी एज दी पीपल एट लार्ज, मतलब वह व्यक्ति जो अपने जीवन में हमेशा मतलब ज़्यादा चाहता है, वह व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन में बहुत मतलब बहुत पर जाना चाहता है, मतलब लार्ज बहुत पाना चाहता है, समझना चाहता है, उसके लिए है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट इन दी एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वर्क दैट शुड बी डन, वर्क दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड, वर्क दैट शुड नॉट बी डन। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर वो आपका ऑप्शन डी में आएगा वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी नंबर का। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका अकॉर्डिंग टू दी कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर दास, तो यहाँ पर आपके ए बी सी डी गए हु हैव फेथ, हु हैव नो फेथ, हु हैव ट्रूथ, हु हैव नो ट्रूथ, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हु हैव फेथ। यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपने अभी पढ़े थे हमने यहीं पर पढ़े थे हमने, ये रहा
देयरफॉर द गीता इज नॉट फॉर दस हु हैव नो फेथ, है ना। तो गीता उनके लिए नहीं है जिनके अंदर कोई आस्था नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, गीता उनके लिए है जिनके अंदर आस्था है। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया आपका, अपोजिट वर्ड ऑफ मैलिस। तो यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं ऑप्शन दिए गए, क्रिटिसिज्म, इल विल, गुड विल, हेट्रेड। तो यहाँ पर हम इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हेट्रेड, यानी कि डी नंबर का जो मैलिस होता है, मैलिस, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हेट्रेड, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ओ सॉरी, इसका अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा गुडविल। तो गुडविल आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मैलिस का अर्थ होता है हेट्रेड, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वो गुडविल, या है ना, गुडविल आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ कंपलसरी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, एफ्रोस्टिक, रिलीजियस, ऑब्लिगेटरी, परमिसेबल। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑब्लिगेटरी, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है गैर कानूनी या मतलब ऐसी चीज़ जिसे करने में पाबंदी लगी गई है। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन दी गई, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटिंगली। तो इसमें बोला गया क्या है, हमें वर्ब फॉर्म बताना है। तो वर्ब फॉर्म में यहाँ पर प्रोहिबिटेशन है, तो ये प्रोहिबिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, गिव द एंटोनॉमी ऑफ पुअरर, डीपर, रिचर, टेलर, शॉर्टर। तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा रिचर। क्या बताना, हमें एंटोनॉमी बताना है ना। तो वो पुअर का क्या हो जाएगा आपका, रिचर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड ब्लैंक। तो यहाँ पर देखिए, बाय एयर, बाय ब्रेन, बाय हार्ट, बाय आइज। तो हमने पैसेज में जैसे कि पढ़े थे, जो गीता है उसे हमें किसके, गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन द गिवन पैसेज व्हाट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। तो इसका देखिए यहाँ पर पूछा गया है, डिज़ायर फॉर फ्रूट, डिज़ायर फॉर वर्क, डिज़ायर फॉर रिजल्ट, डिज़ायर फॉर एम। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिज़ायर फॉर फ्रूट। इसमें इस पैसेज में जिसमें हमने पढ़े हैं उसमें प्रोहिबिशन किस में लगा है कि यूनिवर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आपको में प्रोहिबिशन है, तो वो जाएगा डिज़ायर फॉर फ्रूट में, यानी कि कर्म के फल की इच्छा करना, यहाँ पे हो जाएगा प्रोहिबिशन हो जाएगा, यानी कि सख्त मना है गीता में। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये आप क्वेश्चन देख लेंगे, कुछ इस प्रकार मिलेंगे सेकंड पैसेज जो आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन देखिए, मेक नोट्स ऑन द अबाउ पैसेज इन पॉइंट्स, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो हम पूरा एक पैसेज पढ़ते, आप इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इन दोनों के आंसर जो है, एक तो नोट्स बनाना आप इजीली आराम से बना पाएंगे, मैं एक बार आपको पूरी स्टोरी समझा दूंगा, और फिर इसमें पैसेज में हम पढ़ेंगे तो उससे हम समझेंगे कि इसको क्या टाइटल देना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। कोल इज अ नेचुरल रिसोर्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द टोटल फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। जो कोल है यानी कि कोयला एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को खनन बोलते हैं हिंदी में, परिवहनिक खनन, शायद हिंदी में खनन बोलते हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या बोलते हैं हिंदी में। विच कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द टोटल फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व इन द वर्ल्ड। जो कि कॉन्स्टिट्यूट्स करता है यानी कि भागीदार करता है 85% जो जितना भी फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल किन्हें बोला जाता है, जो कि हम किसके द्वारा पर्याप्त मतलब कि लेते हैं, जो कि पुराने जीवाणु है उनसे निकलता है वो वाले में, है ना, आप समझ सकते हैं। तो उनमें से 85% कोल है, जितना भी फॉसिल फ्यूल इस वर्ल्ड में है उसमें से 85% क्या है, कोल खाली है। द कोल डिपॉजिट ऑफ इंडिया अक्योर इन 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रैटिग्राफिक हॉरिजॉन्स, गोंडवाना एंड इट्स टेरिटरीज।
तो जो कोल है इंडिया में वो दो स्टैटिक ग्राफिक में निकलता है, यानी कि जो डेमोग्राफी है कोल की इंडिया में वो कहाँ है, गोंडवाना एंड इट्स टेरिटरीज में। जो गोंडवाना एरिया है इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल वहाँ से निकलता है और उसकी टेरिटरीज यानी कि सीमाओं में। गोंडवाना कोल contributes about 99% of the country's coal resources। जो गोंडवाना कोल है वो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में 99% ऑफ कोल रिसोर्सेस। दस माइंस आर लोकेटेड इन पेनिसुलर इंडिया। जो माइंस है वो कहाँ पर लोकेट है, पेनिसुलर इंडिया में। इन दी साउथ ईस्टर्न क्वाड्रेंट, जो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। बाउंड बाय दी 78 लॉन्गिट्यूड एंड दी 24 एन लॉन्गिट्यूड। तो इसमें लोकेशन बताया गया है कहाँ की, ये 78 लॉन्गिट्यूड है, 24 एंड लॉन्गिट्यूड है। दस लिविंग अ मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री डिवोटिंग ऑफ एनी कोल डिपॉजिट्स। लिविंग ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ कंट्री, ये क्या है, जो बहुत बड़ी जगह है, मतलब कि जो कोल डिपॉजिट है वहाँ यहीं से आता सबसे ज़्यादा। द मेजर गोंडवाना कोल फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय isolated basins which occur along prominent present-day rivers such as Damodar, Kol, Son, Mehendi, Pench, and Gondwari. The relatively minor resources of terrestrial coal is located on the either extremities of Peninsula India। तो इसमें लोकेशन बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर क्या कोल रिसोर्सेस मतलब सिचुएटेड है। इसमें पूरी जगह बताया गया, जैसे पेंच है, गोंडवारी, मेहंदी, वो महानंदी, ये क्या है, कोयल, सोने, दामोदर, ये सब जगह के नाम है और रिवर्स के नाम है। और फिर हम यहाँ नीचे से पढ़ते हैं। कोल कैन बी बोथली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, कुकिंग एंड नॉन कुकिंग। जो कोल है वो दो तरीके से उसको क्या करा जाता है, कैटेगराइज्ड करा जाता है, एक कुकिंग और एक दूसरा नॉन कुकिंग। कुकिंग कोल आर दैट विच हैज केकिंग प्रॉपर्टी। कुकिंग कोल जो होता है उसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती, कौन सी, केकिंग प्रॉपर्टीज, एंड विच इज़ यूज्ड इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, जो कि यूज़ कहाँ पर करी जाती है, मेटल की इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है। Again, depending on the quality of coke processed by this coal, it is subdivided into prime cooking coal, medium cooking coal, and semi-cooking coal. Similarly, non-cooking coal is also categorized in 7 grade A to G। जो नॉन कुकिंग कोल होता है उसको 7 ग्रेड्स में क्या करा जाता है, डिवाइड किया जाता है, ग्रेड ए से जी तक, डिपेंडिंग ऑन इट्स कैलोरिक वैल्यू। तो उसे किस में डिपेंड रहता है, वो कैलोरिक वैल्यू में डिपेंड रहता है। तो ये जो इतना भी हमने पढ़े है ये किसके बारे में था, कोल के बारे में था, कि पूरी दुनिया में 85% ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जिसमें से 100% फॉसिल फ्यूल में से 85% ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है वो कोल के शेप में है, ये कोल के रूप में है। ये पूरा के इसके बारे में बताया गया है, कोल के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में 99% ऑफ कोल कहाँ से आता है कि और हम कहाँ से उसे यूज़ किया जाता है। तो ये आपका पूरा क्या था, कोल के बारे में था। तो इसका जो टाइटल आप लिख सकते हैं, कोल के बारे में लिख सकते हैं, मतलब इसका टाइटल हो जाएगा कोल लिख सकते हैं आप, सिंपली एक खाली वर्ड लिख दीजिए क्योंकि उसी के ऊपर पूरा सिचुएटेड है। और हिस्ट्री ऑफ कोल लिख सकते हैं, ऐसा मतलब आपका टाइटल हो जाएगा। और नोट तो आप इसको समझ के पढ़ के अपने भाषा में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आप कुछ इस प्रकार से आपका सेक्शन ए करिएगा। फिर सेक्शन बी यहाँ से चालू होगा, जो कि हो गया राइटिंग का। तो यहाँ से राइटिंग है, और सेक्शन बी, सी और डी ये मैं आपको सेकंड और थर्ड पार्ट में, वो थर्ड और फोर्थ पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। तो ये वीडियो तो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया। अब मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा है, जो समझ में नहीं आया है मुझे कमेंट में पूछिए। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है अपनी स्टडी के लिए, उसके और सोल्यूशन देखना है जल्दी बिना मेरे एक्सप्लेनेशन के, तो आप सिंपली गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं studysource.online। वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ